हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम करने वाले हैं परख का मॉडल पेपर का सेट 3, जिसमें हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले पांचों मॉडल पेपर का सेट को करवा दूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में तो सब चीज करवा दिए, 100 एमसीक्यू का 3 सेट का वीडियो अपलोड कर दिए, 2024 से लेकर के 2012 तक का एमसीक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 40-40, 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, प्लस बुक का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो 100 में 100 यानी कि 30 में 30 आपका एमसीक्यू में सही बनेगा, 30 का 30 एमसीक्यू आपका वहीं से आएगा। अब आता है बात सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आप लोगों को बहुत ज्यादा डर है कि भाई सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पता नहीं। तो सब्जेक्टिव के लिए भी तो हम चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट वीडियो डाले हैं, लेकिन अब तो चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट वीडियो करने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं। तो जिस पैटर्न में, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए आपको कम से कम इस साल का मॉडल पेपर करना है और परख का पांचों मॉडल पेपर का सेट करना है, जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं। और ये परख का मॉडल पेपर का सेट नंबर 3 होने वाला है। सेट 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज ही हिंदी वालों का पांचों का पांचों सेट का वीडियो हम आज ही अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों के पास पूरी कॉमर्स और साइंस वालों के लिए 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम बचे और आर्ट्स वालों के लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम बचे कि वो उसमें पूरा अच्छा से उसको रिवीजन कर सके। प्लस ऑब्जेक्टिव का एक और वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे। भाई इतना कर लो ना, 100 में 100 आपका जो है इकोनॉमिक्स में मार्क्स आ जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को परेशान होने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। परख का मॉडल पेपर का ये जो सेट 3 है, इसमें इतना अच्छा-अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है, फिर चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ले या चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन ले या 5 मार्क्स का क्वेश्चन ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को उठाया गया है। अब तक परख का मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, उन दोनों से ज्यादा जो है ये परख का मॉडल पेपर सेट 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है। तो एक-एक क्वेश्चन को एकदम अच्छा से करेंगे, तो डिटेल में मेरे साथ करते जाना। ठीक है। चलो, तो 2-2 नंबर का देखो, चूंकि क्वेश्चन नंबर 30 तक तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 31 से ना सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। तो देखो ये रहा 30 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक, यानी कि 8 क्वेश्चन हम लोगों का 2-2 नंबर का पूछेगा, जिसमें से हम लोगों को 6 क्वेश्चन बनाने के लिए रहेगा। क्लियर। अब चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया क्या होता है। ठीक है। चलो इसका हम लोग आंसर दिखाते हैं। एक बात समझ लो पहले, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है आपका। देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। थोड़ा सा इसको हम पीछे कर देते हैं ताकि दिखे अच्छा से। देखो 31 का आंसर, आर्थिक क्रिया क्या होती है समझना। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। यानी हम लोगों का जो भी आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते हैं। सिंपल, किसी व्यक्ति की आवश्यकता संतुष्टि के लिए साधनों का उपयोग करना, आवश्यकता संतुष्टि के लिए कार्य करना ही आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब इतना चीज याद रखना, सभी आर्थिक क्रिया, सभी आय कमाने वाली क्रिया आर्थिक क्रिया तो होती है, लेकिन सभी आर्थिक क्रिया आय का सृजन नहीं करती। अगर हम ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिससे हम लोग पैसा कमाए, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिससे पैसा कमाए, तो वो आर्थिक क्रिया होगा। लेकिन हर आर्थिक क्रिया पैसा नहीं कमाएगा। जैसे जैसे आप मान लो आपका उपभोग, उपभोग एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन उपभोग करके हम लोग कोई आय का सृजन नहीं करते। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं पहले हम लोग। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। 32 नंबर पे बोल रहा है उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है। उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, चलो देखो आंसर। उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ये रहा। अब ध्यान से समझिएगा, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां कोई भी उपभोक्ता उपभोग की इकाइयों में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। यानी अगर हम कोई सामान पहले जितना खरीदते थे, अगर हम आज भी उस सामान को उतना ही खरीद रहे हैं, इसका मतलब है हम संतुलन में हैं। हम ना तो अपना उपभोग की इकाइयों को बढ़ाते हैं और ना ही उपभोग की इकाइयों को घटाते हैं। तो उस स्थिति को ही उपभोक्ता का संतुलन बोला जाता है, जहां वो किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं करना चाहता है। वही बोल रहा है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने चयन को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक कि वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन ना हो जाए। यानी
सिंपल बात है। जो वस्तु का उपभोग हम पहले कर रहे थे, आज भी हम वस्तु का उतना ही उपभोग कर रहे हैं। उपभोग की इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं किए, तो इसे ही उपभोक्ता का संतुलन बोलते हैं। ठीक? चलो आगे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोला गया है कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है? तीनों चीज बोला। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है? ठीक है? तो इन तीनों का हम आंसर लिखेंगे थोड़ा-थोड़ा हम लोग। ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 32। चलो, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 ना? 1 सेकंड हाँ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग कुल आगम क्या होता है? तो कुल आगम का मतलब है किसी फर्म का कुल आगम वस्तु की इकाई कीमत तथा कुल बिक्री की गई इकाइयों का गुणनफल के द्वारा प्राप्त होता है। यानी हम लोग जितने भी वस्तु का बिक्री किए हैं, उस बिक्री का इकाई को जब गुना कर देंगे प्रति इकाई वस्तु के मूल्य से, तो हमको कुल आगम मिल जाएगा। इसका मतलब इतना समझ लो कि अगर हम जितना भी सामान बेचे हैं, सामान को बेच के हमको जितना भी पैसा मिला, वो मेरा कुल आगम होगा। अगर हम मान लो कि हम अगर एक पेन बेचते हैं, एक पेन का कीमत अगर 3 रुपया है और अगर हम 10 पेन बेचे, तो 3 रुपया के हिसाब से 10 पेन का हमको कितना रुपया मिलेगा? 30 रुपया। तो ये 30 रुपया मेरा कुल आगम होगा। 30 रुपया क्या होगा? कुल आगम होगा। क्लियर बात है? अब आते हैं औसत आगम। औसत आगम का मतलब होता है प्रति इकाई आगम। यानी एक वस्तु को बेच के जो पैसा मिला है, एक वस्तु को बेच के जो पैसा मिला है, वो होता है औसत आगम। उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाली आगम को, प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाले आगम को औसत आगम कहते हैं। और फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। जैसे 30 रुपया में हम लोग बेचे थे कितना पेन? 10 पेन बेचे थे, तो एक पेन का दाम कितना था? 3 रुपया। तो एक पेन का जो दाम था वही कहलाता है औसत आगम। क्लियर? अब आते हैं सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। उत्पादक को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आगम को सीमांत आगम कहते हैं। एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से, अगर हम लोग एक अतिरिक्त इकाई का बिक्री किए, तो एक अतिरिक्त इकाई का बिक्री करने से जो आगम मिलता है वही हम लोगों का सीमांत आगम कहलाता है। ठीक है? आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये रहा 34 नंबर। क्वेश्चन पे बोल रहा है बाजार को परिभाषित कीजिए। भाई ये तो हम हर मॉडल पेपर में बाजार मिल रहा है, हर मॉडल पेपर में हम बाजार को बता रहे हैं। ठीक है? बाजार छोड़ते हैं। चलो, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? अब राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से क्या समझते हैं? वेरी सिंपल। राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक और वास्तविक प्रवाह का परिवर्तन होना। यानी मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह को ही राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह हम लोग बोलते हैं। आंसर में भी आप यही लिखना कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रवाह और जो वास्तविक प्रवाह होता है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह को ही राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह बोलते हैं। सिंपल बात। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36। व्यापारिक बैंक के कोई 2 कार्य बताइए। देखिए व्यापारिक बैंक का तो बहुत सारा कार्य होता है, लेकिन हमको सिर्फ 2 कार्य बताने बोला, तो आंसर में लिखते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्य होता है व्यापारिक बैंक का जमा स्वीकार करना। सबसे पहला कार्य क्या होता है? जमा स्वीकार करना। और दूसरा कार्य होता है जमा स्वीकार के आधार पर ऋण देना। दूसरा क्या होता है? ऋण प्रदान करना, यानी ऋण देना। हो गया ये व्यापारिक बैंक का 2 कार्य। ठीक? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? और इसके बाद क्या बोला है? से का बाजार नियम। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देखते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और से का बाजार नियम। अब देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और से का बाजार नियम क्या होता है? देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पहले समझिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। सिंपल बात है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन। उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, जिससे हम लोग आय में कितना परिवर्तन किए, जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला होता है MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी। सी का मतलब होता है कंजम्पशन यानी कि उपभोग, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई यानी कि आय में परिवर्तन। क्लियर बात है मेरा? हो गया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा था? से का नियम पूछा था। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा था से का बाजार नियम। से का बाजार नियम से कुछ नहीं भाई,
वो प्रोफेसर जे बी से, याद आया, प्रोफेसर जे बी से। पूर्ति स्वयं अपने लिए मांग का निर्माण करती है, पूर्ति स्वयं अपने लिए मांग का निर्माण करती है, जेबी से ने कहा था। इसी नियम को जेबी से का नियम बोला जाता है शॉर्टकट में। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से ने अपनी पुस्तक, याद रखना जेबी से ने कौन सा पुस्तक लिखा था, कैरिटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे से का बाजार नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। याद रखना, से का नियम क्या है, से का नियम है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, यही से का नियम कहलाता है। आया मेरा बात समझ में? बस आपको यही चीज को लिखना था। हो गया हम लोगों का दो दो नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर कितना तक पढ़ लिए हम लोग? 36 तक पढ़ लिए, 38 तक पढ़ लिए, दो दो नंबर। अब आते हैं तीन तीन नंबर का क्वेश्चन। तीन तीन नंबर का भी एग्जाम में 8 क्वेश्चन देगा, लेकिन हमको यहां से सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाना रहेगा। अब देखो क्या बोल रहा है 39 नंबर पे, मांग की कीमत लोच से क्या समझते हैं, इसकी कितनी श्रेणियां है। भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मांग का लोच कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है। मांग का लोच क्या होता है? तो किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु के मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है। और मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार का लोच होगा। पहला होता है लोचदार मांग, दूसरा होता है पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये 5 होता है। ठीक, इसी चीज को देखो यहाँ पे नीचे लिखा गया है। ये रहा, देखिए मांग का लोच क्या बोल रहा है यहाँ पे 39 नंबर। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन तथा उस वस्तु के मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है। मतलब किसी भी वस्तु के कीमत में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के मांग में जो परिवर्तन आ रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं मांग की लोच। और ये फॉर्मूला होता है मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी। ठीक, यहां हर हो गया ये। और मांग का लोच कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो हम आप लोगों को कई बार ये चीज ग्राफ में भी समझाए हैं। ये इस तरीके से, ये मेरा ये 0 हो गया, ये मेरा एक्स अक्ष हो गया, ये मेरे लिए वाई अक्ष हो गया, और ये मेरे लिए मांग वक्र है। इसके सीधा में मांग वक्र जो होता है, इसके ठीक सीधा में मांग वक्र जो होता है वो इकाई के बराबर होता है, जिसको इकाई लोचदार मांग बोलते हैं। इकाई लोचदार मांग। ठीक, दूसरा यहां यहां अगर टच हो गया तो यहां इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। ए देखो, पूर्णतः बेलोचदार मांग ई इज इक्वल टू 0। और अगर यहां है तो ई इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है, जिसको पूर्णतः लोचदार मांग बोलते हैं। ई इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक, इसके बाद अगर यहां बीच में हो तो इलास्टिसिटी जो होता है वो 1 से कम होता है, यानी इकाई से कम, यानी कि इसको बोलते हैं बेलोचदार मांग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सापेक्ष, इसको हटाओ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेलोचदार मांग बोलते हैं। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 से कम, और अगर यहां है तो 1 से अधिक होता है, जिसको बोलते हैं लोचदार मांग। ठीक है, तो इतना 5 चीज हम लोगों का जो होता है वो मांग की लोच होती है। यही चीज हम लोगों को लिखने बोला था। क्लियर बात है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों को क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 40 पे बोल रहा है एकाधिकार बाजार की 3 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। व्याख्या करने का मतलब है आपको सिर्फ 3 विशेषताओं लिखना नहीं है, उन 3 विशेषताओं को आपको डील भी करके दिखाना है। तो भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार का बाजार ये हर मॉडल पेपर में दिख रहा है। एग्जाम में बाजार के ऊपर एक क्वेश्चन तो देगा, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो या तो फिर एकाधिकार बाजार हो, लेकिन देगा। ठीक है, अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एकाधिकार बाजार की विशेषता पूछ रहा है और कोई 3 विशेषताओं को लिखना। तो आप लिखना, सबसे पहला होता है एक विक्रेता होता है इसमें, एक विक्रेता, इस बाजार में एक विक्रेता होता है एवं अनेक क्रेता होता है। एक विक्रेता एवं अनेक क्रेता। ठीक है, इसको लिख करके डील कर देना। दूसरा जो इसका विशेषता होता है हम लोगों का, वो होता है इसमें अ, निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव होता है, यानी
निकटतम वस्तु का अभाव। इसका मतलब है कि इस बाजार में जो सामान ये बेचता है, आस-पास में उसको कोई नहीं बेचता है और नए फार्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। नए फार्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है इसमें और प्लस फार्म कीमत निर्धारक होता है यहाँ पे। फार्म जो होता है वो क्या होता है? फार्म कीमत निर्धारक होता है यहाँ पे। तो ये 4 विशेषता लिख दिए, हमको 3 बोला था, 3 लिख के डील कर देना। क्लियर बात है? हो जाएगा? चलो, क्वेश्चन नंबर 41 पे मांग और पूर्ति कैंची के 2 फलन है। इस कथन का मूल्य निर्धारण के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखो, ये बात मार्शल ने कहा था। ये बात किसने कहा था? मार्शल ने कहा था कि कभी भी किसी भी वस्तु का जो निर्धारण होता है, वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। ये देखो मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था कि किसी भी बाजार में जो कीमत का निर्धारण होता है, वो मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा होता है। इस तरीके से होता है। जिस जगह पे मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, जैसे देखो ये मेरा ये मेरा मांग वक्र है यानी कि डिमांड कर्व और ये मेरा पूर्ति वक्र है यानी कि सप्लाई कर्व। यहाँ जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हुआ, वहीं वस्तु का कीमत निर्धारण होगा। जैसे कैंची का 2 फलन है। कैंची में देखते हैं ना, कोई भी कपड़ा, कोई भी धागा को रख के जब काटते हैं, तो कैंची का दोनों साइड जहाँ मिलेगा, वहां से कपड़ा कटेगा। तो यही एक है डिमांड, एक है सप्लाई। जहां दोनों मिला, वहीं पे कीमत का निर्धारण होगा। यही एग्जाम्पल देके मार्शल ने समझाया था। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू यहां से फिर समझा दिया। सेम वही ग्राफ, ये हो गया हम लोगों का डिमांड कर्व हो गया, ये हम लोगों का, ये हो गया सप्लाई कर्व हो गया हम लोगों का। यहाँ दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, यहाँ बराबर हो गया, यहाँ कीमत का निर्धारण हो गया। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, हो गया। चलो, इसी चीज को एक्सप्लेन करने बोला था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को हम लोग यहीं पे सोल्व कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल को आओ यहीं पे सोल्व करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों से सीमांत लागत की गणना करें। सीमांत लागत का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। ये हम लोगों का टोटल कॉस्ट है। अब ध्यान से समझना, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है, सीमांत लागत का मतलब होता है कि कुल लागत में जो परिवर्तन आता है, कुल लागत के परिवर्तन को ही सीमांत लागत कहते हैं। क्लियर? तो यहां देखो, यहां कुल लागत 50 है, तो शुरू में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो सीमांत लागत 0 होगा, मतलब कुछ नहीं। इसके बाद कुल लागत 50 से 100 हो गया, तो कितना चेंजेज आया? 50 से 100 हो गया तो कितना बढ़ा? 50 बढ़ा, तो सीमांत लागत यहाँ पे 50 होगा। फिर देखो ये 100 से 120 हो गया, 100 से 120 हो गया, कितना बढ़ा? 20 बढ़ा, तो ये 20 जो बढ़ा है, ये मेरे लिए 20 सीमांत लागत होगा। फिर देखो 120 से 150 हुआ, तो कितना बढ़ा? 120 से 150 हुआ तो 30 बढ़ा, तो 30 हम लोगों का यहाँ पे सीमांत लागत होगा। फिर 150 से देखो ये 210 हो गया, कितना बढ़ा? सर जी 60 बढ़ा, तो 60 हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा? सीमांत लागत यहाँ पे होगा। आया समझ में? तो इस तरीके से सीमांत लागत को निकालना था। देखो 50, 20, 30, 60, 50, 20, 30, 60 नीचे देखना है तो देख लेना। 50, 20, 30, 60, 50, 20, 30, 60, 50, 20, 30, 60 है, हो गया। ठीक है, चलो वापस आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हाँ जी, 43 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VBI, टिक लगा लो इसको। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है? टिक लगा लो। और हम बार बार बोलते थे अंतर को हमेशा आपको टेबल में बताना है, तो यहां भी देखो अंतर को टेबल में ही बताओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, तो देखो यहाँ पे टेबल बना दिए हम लोग, टेबल बना दिए। यहाँ पे लिखे व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसके बाद अंतर, तो हमको पता है ना, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का, जैसे एक फार्म का, एक उपभोक्ता का आदि। और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, कुल रोजगार हो गया आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की योग्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो उसका केंद्रीय समस्या सामान्य कीमत निर्धारण है, याद रखना, सामान्य कीमत निर्धारण होता है। और ये होता है हम लोगों का उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण, इसमें उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण होता है। ठीक है,
इसके बाद जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो मूल रूप से मांग और पूर्ति पे निर्भर करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर निर्भर करता है। मांग और पूर्ति पे निर्भर करता है और समष्टि अर्थशास्त्र समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर निर्भर करता है। ठीक है? हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 44 पे क्या बोल रहा है? हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद तो हमको समझ में आता है भाई, ये हरित लिख दिया आगे। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो देखो हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है? हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? देखो, हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है? इतना अंदर करके लिखा हुआ है ये। ठीक है। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद अस्थायी आर्थिक वृद्धि को सूचित करता है। स्थिर आधार वर्ष का जीएनपी उत्पादन के दौरान देश में होने वाली पर्यावरणीय प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने की प्रक्रिया को अपनी गणना में शामिल नहीं करता है। इतना याद रखना कि अगर हम कभी भी हमारे देश का जीडीपी निकाल रहे हैं यानी जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उस समय में हम लोगों का ये जो पूरा पर्यावरण है, उस पर्यावरण में कोई भी दूषित हो रहा है या तो फिर पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो उस वजह से जो भी नुकसान हो रहा है या उसमें जो भी नुकसान हो, जैसे कि समझ लो हरित मतलब क्या होता है? प्रदूषण मुक्त। हरित मतलब प्रदूषण मुक्त। तो जब हम लोग हमारे देश का जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद का गणना कर रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर रहे हैं, तो उस समय पर्यावरण में जो नुकसान हुआ है, पर्यावरण में नुकसान के लिए जो पैसा खर्च किया गया है या पर्यावरण के लिए जो नुकसान हुआ, पर्यावरण की वजह से जो नुकसान हुआ, उस चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगर पर्यावरण नुकसान की चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे, तो वो मेरा होगा हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम लोगों का कहलाएगा। सिंपल बात है, प्रदूषण वाले चीज़ों को शामिल नहीं करना है। ठीक है? आगे। बस थोड़ा-सा याद रखना ना, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आगे, तरलता जाल क्या है? ठीक है? तरलता जाल क्या है? बार-बार इधर करो, उधर करो। तरलता जाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। देखो, तरलता जाल का मतलब क्या होता है समझना। 45 हम पहले ग्राफ आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ताकि समझ में आ जाए। ये रहा तरलता जाल। पहले इसका मतलब थोड़ा समझना, हाँ। ये काफ़ी बड़ा लिख दिया है, हालाँकि इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, लेकिन समझा दे रहे हैं हम, तरलता जाल क्या होता है। देखो, प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने तरलता जाल की व्याख्या की। याद रखना, तरलता जाल के बारे में किसने बताया? जे.एम. किन्स ने। उन्होंने मुद्रा की माँग को तरलता पसंदगी कहा। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो तरलता चीज़ है वो होता है मुद्रा, सबसे ज़्यादा लिक्विड चीज़। तरलता पसंदगी अर्थात जनता द्वारा नकदी के रूप में मुद्रा की माँग, यानी हर जनता अपने पास कोई भी सामान को खरीदने के लिए या किसी भी माँग को पूरा करने के लिए हमेशा अपने पास मुद्रा वो हमेशा रखता है। केन्स किन्स के अनुसार तरलता पसंदगी या मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। पहला उद्देश्य है पहला है सौदा उद्देश्य, कोई भी आदमी पैसा इसलिए रखा है ताकि वो कोई सौदा कर सके। दूसरा दूरदर्शिता उद्देश्य, फ्यूचर में अगर उसको कुछ हानि हो, लगेगा कि नहीं पैसा बचा के रखते हैं, कल अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए, या तो फिर सट्टा के उद्देश्य से जोखिम के लिए। हम लोग 3 ही वजह से पैसा रखेंगे। पहला, हमको अभी कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए पैसा रखेंगे जिसको बोलेंगे सौदे के लिए। दूसरा, नहीं यार फ्यूचर के लिए भी पैसा बचा के रखेंगे, क्या पता कल बीमार हो जाएँ, कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको बोलेंगे दूरदर्शिता उद्देश्य। या तो फिर पैसा अभी है, लेकिन हम अभी उस पैसे को ना तो किसी चीज़ में खर्च कर रहे हैं, ना हम उस पैसे को बचा के रख रहे हैं, हम पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी में लगा दिए पैसा। तो ये होता है हम लोगों का सट्टा उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों के लिए ही पैसा रखा जाता है। अब देखो इसी चीज़ को जे.एम. किन्स ने कहा है, ये रहा हम लोगों का आपका तरलता जाल। ये रहा हम लोगों का तरलता जाल। इस चीज़ को अच्छा से समझना, सिंपल बात है। यहाँ है मुद्रा की माँग है, यहाँ क्या है नीचे में? मुद्रा की माँग है, ठीक है? और यहाँ है ब्याज की दर, ठीक है? देखो, जैसे-जैसे ब्याज का दर नीचे होते जाएगा, वैसे-वैसे हम लोगों का मुद्रा क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो एक समय आने के बाद ये देखो यहाँ से जो ये कट गया यहाँ देखो। यहाँ के बाद जहाँ से ये सीधा हो रहा है, यहाँ से ये सीधा वाला एरिया को ही बोला जाता है तरलता जाल। बस आप इतना लिखना, इससे ज़्यादा और आप कुछ मत लिखना। खत्म कहानी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है आपको। ठीक है? अभी एग्ज़ाम के लिए बस आपको इतना जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है? चलो।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तरलता जाल हो गया, 3 नंबर का शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं, नहीं अभी हाँ, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे? बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 46 पे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के 4 घटकों को लिखिए। मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने का या मौद्रिक नीति बनाने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4 कोई तरीका को बताओ। ठीक है, चलो बताते हैं। ए रहा। मौद्रिक नीति का ना कोई 4 चीज़ पूछा था ना? ठीक है, चलो बताते हैं। देखिए यहाँ भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के 4 घटक। सबसे पहला मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है? मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि किस तरह से एक जो देश का केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारा देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। अगर आरबीआई को लगता है कि भाई हमारे देश में बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है या पैसा कम है, तो उस समय वो क्या-क्या काम करेगा? अगर उसको लगता है कि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा जिससे पैसा कम हो जाए? या लगता है कि नहीं भाई बैंकों के पास पैसा कम है, तो क्या करेगा तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा? अगर उसको दिखता है कि बाज़ार में पैसा ज़्यादा घूम रहा है, तो क्या करेगा जिससे बाज़ार में पैसा कम हो जाए? और अगर उसको लगता है कि बाज़ार में पैसा ही नहीं है, तो क्या करेगा तो बाज़ार में पैसा जाएगा? उसी को बोला जाता है मौद्रिक नीति, ठीक है? और इसका 2 विधि होता है चलाने का, ठीक है? एक होता है हम लोगों का मात्रात्मक विधि और एक होता है हम लोगों का संख्यात्मक विधि। लेकिन हम लोग उतना डीपली अभी नहीं जाएँगे, जो मेथड्स है हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला कारक होता है बैंक दर। बैंक दर के द्वारा वो मौद्रिक नीति कर सकता है, जिसको बैंक रेट बोलते हैं। दूसरा खुले बाजार की क्रियाएँ, इसके द्वारा कर सकता है। तीसरा नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करके सीआरआर में। इसके बाद संवैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर में कंट्रोल करके। तो ये 4 चीज़ याद रखना। सबसे पहले क्या बैंक दर के द्वारा कंट्रोल कर सकता है, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा कंट्रोल कर सकता है, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करके कर सकता है और वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करके कर सकता है। ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है? ये 4 चीज़ क्या करना है आपको? याद रखना है। ठीक है? चलो हो गया हम लोगों का 4-4 3-3 नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं हम लोग 5-5 नंबर के क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, ठीक है? चलो लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस बार काफ़ी अच्छा-अच्छा क्वेश्चन उठा-उठा करके दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन देगा, 6 क्वेश्चन नहीं बनाना है, 4 क्वेश्चन बनाना है, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का यानी कि 20 नंबर का। ठीक है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता का संतुलन बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र के द्वारा उपभोक्ता संतुलन में कैसे आता है? तो सबसे पहले बात करते हैं उदासीनता वक्र होता क्या है? तो हम सबको पता है उदासीनता वक्र क्या होता है। उदासीनता वक्र का मतलब होता है आपका कि जब कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय से 2 तरीके के वस्तुओं का उपभोग करता है, जिससे उसको समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो जैसे-जैसे एक वस्तु के उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता जाता है, वैसे-वैसे दूसरे वस्तु के उपभोग की इकाइयों में कमी आने लगती है। उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं से मिलने वाले समान उपयोगिता और संतुष्टि को बताता है कि उपभोक्ता इन वस्तुओं का उपभोग करके संतुष्ट है। इसको अधिमान वक्र, एक दृष्ट वक्र भी इसको बोला जाता है उदासीनता वक्र को। ठीक है? अब देखो यही चीज़ बोल रहा है मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिग्स एवं एलेन अर्थशास्त्रियों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण का विचारधारा प्रस्तुत किए जो क्रम सूचक दृष्टि। इतना ज्यादा डिटेल मत याद रखो, बस इतना याद रखना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का खोज किसने किया था? हिग्स और एलन ने बताया था। अब देखो ये होता क्या है, इसका मतलब यहां से समझो। उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित है। उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उदासीनता उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची बनाते हैं, जिसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके उदासीनता वक्र प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उदासीनता वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के साथ-साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है और इस वक्र का प्रत्येक बिंदु वक्र के किसी दूसरे बिंदु पर वरीयता नहीं रखता। यानी जब कोई उपभोक्ता अपने सीमित आय से 2 तरीके के वस्तु का उपभोग करता है, तो उन वस्तुओं के उपभोग करके उसको कितना संतुष्टि मिल रहा है, उस संतुष्टि के स्तर को उदासीनता वक्र बताता है। ठीक है? देखो अब इसको समझना, यहाँ पे ग्राफ के द्वारा भी समझाए हैं।
यहाँ अलग-अलग संयोग दिया गया है वस्तु का अलग-अलग संयोग दिया गया है यहाँ पे वस्तु X दिया गया है और यहाँ दिया गया है हम लोगों का वस्तु Y। क्लियर है? अब देखो संयोग है ए बी सी डी ई एफ। अब देखो वस्तु x 1 2 3 4 5 6, वस्तु y 20 15 11 8 6 5। गौर ये करना कि जैसे जैसे वस्तु x का उपभोग का इकाई बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तु y का उपभोग का इकाई देखो घट रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग की इकाई बढ़ाएगा वैसे वैसे दूसरे वस्तु के उपभोग की इकाई में कमी आने लगती है। क्लियर बात है? अब इसी चीज को देखो यहाँ पे ग्राफ का सहायता से बताया गया है। इसी चीज को देखिए यहाँ पे ग्राफ का सहायता से यहाँ पे बताया गया है। सेम इसी चीज को यहाँ पे ग्राफ के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। और ये जो वक्र मेरा बना है ये पहला बिंदु देखो 1 है तो 20 है, ये देखो 1 है तो 20 है, ये पहला बिंदु है ए, ये दूसरा बिंदु है बी, ये तीसरा बिंदु है सी, ये चौथा बिंदु है डी और ये है ई और ये है हम लोगों का एफ। ये क्या है हम लोगों का एफ है। आए समझ में? और उदासीनता वक्र जो है वो इस तरीके का बनता है। याद रखना उदासीनता वक्र कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये ना तो एक्स अक्ष को छुएगा ना वाई अक्ष को छुएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनाए। तो ये तो सिर्फ उदासीनता वक्र का ग्राफ है। अब उदासीनता वक्र में उपभोक्ता जो संतुलन में आता है ये तो अभी तक नहीं किए हम लोग। तो उपभोक्ता संतुलन में कैसे आता है उसका दो तरीका है। उदासीनता वक्र में कोई भी उपभोक्ता संतुलन में कैसे आता है इसका दो शर्त है। इसको देखो यहां लिख रहे हैं उदासीनता वक्र पहला उपभोक्ता संतुलन में होगा। पहला उपभोक्ता संतुलन में होगा जब उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। पहली बार उपभोक्ता उदासीनता वक्र में संतुलन में तब होगा जब उपभोक्ता संतुलन जो है वो कीमत वक्र को स्पर्श करे। जैसे ये देखो यहाँ पे हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों का है सपोज कर लो कीमत रेखा। ठीक है, यहां मान लो कीमत रेखा बना रहा है तो इस तरीके से कर दिए कीमत रेखा। तो अगर यहां ये कीमत रेखा बना है तो उदासीनता वक्र इसको अगर यहां टच कर दिया, उदासीनता वक्र अगर इसको यहां टच कर दिया तो उपभोक्ता संतुलन पे आएगा। तो ये उपभोक्ता का संतुलन का पहला शर्त है। ये उपभोक्ता का संतुलन का पहला शर्त होता है जहां उपभोक्ता कीमत रेखा को ये टच करे, पहला। ठीक, दूसरा संतुलन का दूसरा शर्त क्या है? संतुलन का दूसरा शर्त है मेरा यहाँ पे कि अस्थाई संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। उन्नतोत्तर होना चाहिए। देखो ये बदमाश भगना है, आ गया। पढ़ा रहे थे, उधर देखो, उधर बाल देखो इसका बाल। ये बड़ा दीदी का बेटा है, उधर कैमरा में सबको नमस्ते करो। नमस्ते करो सबको। हाँ नमस्ते। ठीक है दीदी, इसको लेके जाओ। ठीक है, जाइए अभी पढ़ा रहे। हाँ बाद में आएंगे, ठीक है। नाश्ता कर लिए? हाँ बाय बाय। हाँ बाय, जाइए। ठीक है, हाँ जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जाइए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हाँ दरवाजा खोल के आ गया अंदर। बाय। हाँ बंद करो जाओ। लगभग 2 साल का है और काफी समझदार है, काफी ज्यादा चीजों को रिलेट कर लेता है कि क्या बोल रहे क्या नहीं। हाँ ठीक है, चलिए बाय। हाँ बाय, जाइए। और दूसरा है कि उन्नतोदर होना चाहिए। ठीक है, उन्नतोदर होना चाहिए। ठीक है ना, तब वो संतुलन पे आएगा। ठीक है, चलो आगे। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं मांग का नियम समझाइए। इस नियम की क्या मान्यता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मांग का नियम। अब देखो मांग का नियम क्या बताता है। हम कई बार आप लोगों को मांग का नियम वाला क्वेश्चन समझाएं, बहुत बार। हमको तो लगता है ना पूरा मांग का नियम सब जो है ना वो तो दिमाग में एकदम घुस घास गया होगा कि कभी भूलबे नहीं करोगे। अब देखो मांग का नियम क्या बताता है। देखो अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम यह बताता है, अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम यह बताता है कि जब कभी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती है। इसे ही मांग का नियम कहा जाता है। मांग का नियम वस्तु की इकाई और मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है, यानी कि ऋणात्मक संबंध बताता है कि जैसे जैसे मांग का किसी वस्तु का कीमत बढ़ा तो मांग घट गया और अगर कीमत घटा तो मांग बढ़ गया।
इसे ही मांग का नियम कहते हैं। और ये मांग का नियम जो है हम लोगों के लिए ये सभी प्रकार के वस्तुओं में लागू होता है, बस किसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ के। ठीक है? तो वही यहाँ पे मांग का नियम के बारे में बता रहे हैं। और याद रखना कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मांग का नियम क्या है, एक गुणात्मक कथन है। अब आप बोलोगे गुणात्मक कथन मतलब क्या? मांग का नियम सिर्फ ये बताएगा कि देखो भाई, कीमत बढ़ा तो मांग घटा, कीमत घटा तो मांग बढ़ा। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ ये हम लोगों का मांग का नियम नहीं बताता है। ठीक है? आया समझ में? तो मांग का नियम लिख देना है। इसके बाद आप चाहे तो मांग का नियम का आप ग्राफ से भी इसको दिखा सकते हो। मांग का नियम अगर ग्राफ में दिखाना चाहो तो मांग का नियम को आप ग्राफ में भी दिखा सकते हो। ग्राफ अगर आप बनाते हो इसका तो नंबर आपको यहाँ पे एकदम अच्छा खासा नंबर मिलेगा। इसके बाद मांग का नियम का मान्यता, हम बोले ना कि कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। लेकिन ये कब होगा? तो उसके लिए भी मान्यता है। पहला, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी स्थानापन्न वस्तुओं के उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ हम लोगों का मान्यता है, जिससे हम लोगों का जो उपभोक्ता जो है वो मतलब मांग का नियम तय होता है। ठीक है? चलो आगे आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसीलिए सारे क्वेश्चंस को करना अच्छे से। चलो मांग का नियम हो गया ना, आगे। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीनों अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो याद है ना परिवर्तनशील अनुपात के नियम का 3 अवस्था कौन-कौन है? हम एमसीक्यू में भी आप लोगों को बताए थे। आज ही जो एमसीक्यू का वीडियो डाले थे उसमें भी बताए थे 100 वाला में, और पढ़ाते समय में भी बताए थे। ठीक है, चलो अगर भूल गए हैं तो दिखा देते हैं 3 अवस्था कौन-कौन होता है। देखो, ये इस ग्राफ को अच्छा से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। देखो, उत्पादन में जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण बाप रे! हम बिना चार्जर लगाए चला रहे थे इसको अब तक। ठीक है। साधन के कुशल प्रयोगों को ये सब छोड़ दो। अगर ये सब आपको नहीं करना है ना, मत करो। आप इस टेबल को देखो, इस टेबल से क्लियर हो जाएगा। किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है। हाँ सर जी, हो रहा है। यहाँ लिखे हैं स्थिर साधन यानी कि टोटल फिक्स्ड फैक्टर। यहाँ परिवर्तनशील साधन यानी कि टोटल वेरिएबल फैक्टर। यहाँ लिखे हैं कुल उत्पादकता, टोटल प्रोडक्ट लिखे यहाँ पे। औसत उत्पादकता, एवरेज प्रोडक्ट है यहाँ पे। सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट है। ये 3 अवस्था है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अब ध्यान से समझना। स्थिर साधन तो हमेशा स्थिर रहेगा, एक 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 एक, इसमें तो बढ़ोतरी नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा। जैसे जैसे उत्पादन का इकाई बढ़ेगा ये बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ गया। टोटल प्रोडक्ट सपोज कर लो, पहला में टोटल प्रोडक्ट ये सब एज्यूम किया हुआ है, बस टोटल प्रोडक्ट तक एज्यूम कर लो। ये 6 है, 16 है, 30 है, 40 है, 45 है, 48 है, 48 है, 44 है, 38 है। ठीक है? एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो एवरेज प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो बताओ यहाँ पे एवरेज टोटल प्रोडक्ट 6 है और क्वांटिटी कितना है यहाँ पे 1, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। फिर ये 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, ये 30 है, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे 8, 48 को 7 से डिवाइड करेंगे 6.8, 44 को 8 से डिवाइड करेंगे 5.5, 38 को 9 से डिवाइड करेंगे 4.4 4.2। हो गया? इसके बाद मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट में जो चेंजेस आया। अगर यहाँ टोटल प्रोडक्ट 6 है तो ये भी हम लोगों का 6 हो गया। इसके बाद देखो ये 6 से 16 हो गया यानी कि 10 बढ़ गया, 16 से 30 हो गया यानी कि 14 बढ़ गया, 30 से 40 हो गया यानी 10 बढ़ गया, 40 से 45 हो गया 5 बढ़ गया, 45 से 48 हो गया 3 बढ़ गया, 48 से 48 ही रहा 0, 48 से घट के 44 हो गया -4, 44 से घट के 38 हो गया तो -6 हो गया। अब देखो उत्पादन का 3 अवस्थाओं को हम लोगों को यहाँ पे समझाना है। देखो अगर आप पहला अवस्था देखोगे तो आप पाओगे कि यहां से यहां तक चीज बढ़ रहा है, यहां से यहां तक चीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस तरीके से अगर हम ग्राफ में भी अगर आपको दिखाना चाहें तो समझ लो कि पहली अवस्था में
पहली अवस्था में यहाँ देखना ना, यहाँ पहली अवस्था तक अगर आप देखोगे तो चीजें क्या होगा, चीजें आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद देखो चीजें क्या होने लगा, घटने लगा। देखो चीजें घटने लगा, घटने लगा, और फिर चीजें यहाँ जीरो तक आ गया, जीरो तक, और जीरो से आने के बाद देखो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। हुआ ना तीन अवस्था, पहली अवस्था में बढ़ा, उसके बाद फिर घटना स्टार्ट किया, और तीसरा अवस्था में माइनस हो गया। तो यही उत्पादन का हम लोगों का तीन अवस्था होता है। ठीक है, अगर पहली अवस्था में बढ़ रहा है तो उसको बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। देखो पहली अवस्था में बढ़ रहा है तो उसको उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल का अवस्था कहा जाता है। दूसरे अवस्था में घट रहा है तो उसको घटते प्रतिफल का अवस्था कहा जाता है, और तीसरे अवस्था में जीरो हो गया तो उसको ऋणात्मक प्रतिफल का अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ग्राफ ध्यान से देखना ना सर जी, पहली अवस्था तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूसरी अवस्था में घट के जीरो हो गया, तीसरी अवस्था में क्या हो गया, माइनस हो गया। आया समझ में? तो इसी चीज को बोला गया है तीन अवस्था, उसी चीज को यहाँ पे हम लोगों को ये देखो ये समझाया गया है। बोलो समझ में आया? प्रथम अवस्था देखो, यहाँ पे इस चीज को समझना, प्रथम अवस्था देखो जहां तक ये बढ़ रहा है, हो गया, दूसरा अवस्था में घटना स्टार्ट करेगा, तीसरा अवस्था में ये नेगेटिव हो जाएगा वाला अवस्था। और एक विवेकशील उत्पादक हमेशा याद रखना, उत्पादन के दूसरी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। एमसीक्यू में पूछेगा ये क्वेश्चन, एक विवेकशील उत्पादक हमेशा दूसरी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। वो ग्राफ को ना इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना, नॉर्मल बस याद रखना, पहली अवस्था में बढ़ेगा जिसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम बोलेंगे, दूसरे अवस्था में घटेगा जिसको घटते पैमाने का प्रतिफल का नियम बोलेंगे, और तीसरी अवस्था में शून्य हो जाएगा जिसको ऋणात्मक हो जाएगा जिसको ऋणात्मक प्रतिफल का नियम बोलेंगे। इतना याद रखना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। अब देखो चार क्षेत्रीय प्रवाह, तो अगर आपको बोलता दो क्षेत्रीय प्रवाह, तो दो क्षेत्रीय प्रवाह में कौन कौन आता है, दो क्षेत्रीय प्रवाह में आता है आपका घरेलू यानी कि हम लोग, और दूसरा आता है यहाँ पे फार्म, घरेलू और फार्म ये दूसरा है। तीन स्तरीय प्रवाह बोलता तो इसमें होता है हम लोगों का घरेलू प्लस फार्म, और दूसरा इसमें आ जाता है सरकार। तो ये तीन क्षेत्रीय प्रवाह है। हालांकि इसमें हम लोगों का जो वित्तीय बाजार होता है वो बाजार भी शामिल रहता है। इसके बाद अगर चार बोलेगा तो यहाँ पे घरेलू क्षेत्र भी होगा, प्लस फार्म भी होगा, प्लस सरकार भी होगा, और प्लस विदेशी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाता है। विदेशी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा, बाजार तो ऑलरेडी इसमें शामिल रहेगा ही। तो ये होता है हम लोगों का चार क्षेत्रीय मॉडल। कौन सा मॉडल, चार क्षेत्रीय मॉडल। तो हमको अगर बताएंगे तो इन सब का थोड़ा थोड़ा मीनिंग बताएंगे, और चार क्षेत्रीय मॉडल जब बताएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चार क्षेत्रीय मॉडल को उसमें मतलब उसको ड्राइंग करके हम लोग बताएंगे। देखो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए अब तीनों चारों अवस्थाओं को यहाँ हम लोग डील करते हैं अब। देखिए यहाँ पे तीनों अवस्थाओं को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। साफ साफ यहाँ पे देखिए बता रहा है, आय के चक्रीय प्रवाह का चार क्षेत्रीय मॉडल खुली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। खुली अर्थव्यवस्था मतलब हमारे देश का तो व्यापार होगा ही होगा, प्लस इसमें विदेशी क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। चार क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल में विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुली अर्थव्यवस्था का है, जिसमें वस्तुओं का आयात एवं निर्यात होता है। इसमें कौन कौन क्षेत्र आता है, पहला परिवार आता है, व्यवसायिक फार्म आता है, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व, और बोले थे पूंजी बाजार तो इसमें पहले से रहेगा। तो ये चार क्षेत्रों को आपको याद रखना है, चार क्षेत्र इसमें होता है। अब देखो इसी को अगर डायरेक्ट समझना है तो डायरेक्ट समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब देखो आप इन सब का मतलब भी तो जानना चाहोगे, तो देखो y का मतलब होता है आय यानी इनकम, c का मतलब होता है उपभोग, i का मतलब होता है निवेश, g का मतलब होता है गवर्नमेंट, और x माइनस एम का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात। ठीक है, अब ध्यान से समझना, चार क्षेत्रीय मॉडल बोला इसलिए ये ड्राइंग को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर ये ड्राइंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे छोटा दिख रहा है मान लो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जब पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या शायद उसके तुरंत बाद वाला चैप्टर में हम आप लोगों को दो क्षेत्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल, चार क्षेत्रीय मॉडल को बहुत अच्छा से ड्राइंग करके बताए थे। आप एक बार उसके वीडियो को देख लेना, क्योंकि चार क्षेत्रीय मॉडल एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखो 4 क्षेत्रीय मॉडल में कौन-कौन आएगा? सबसे पहला इसमें आएगा आपका घरेलू क्षेत्र, दूसरा इसमें आएगा आपका फार्म, तीसरा आपका आएगा इसमें सरकार और चौथा इसमें आएगा आपका शेष विश्व। ठीक है? इसके बाद बीच में आपका पूंजी बाजार तो रहेगा। अब इन सब के बीच जो एरो है ना, इस एरो को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो एरो में भी कोई खास ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो, सबसे पहले ये जो हम लोगों का घरेलू क्षेत्र है, ये काम करेगा फार्म में और फार्म से इन लोगों को पैसा मिलेगा। क्लियर बात है? हम लोग काम करेंगे और काम करके हम लोग को पैसा मिला। पैसा आया? ठीक है। अब हम लोग को जो पैसा मिला है, ये पैसा या तो फिर हम लोग कोई सामान खरीदने में लगा देंगे, उपभोग वापस कर देंगे, उपभोग वापस करेंगे या नहीं तो फिर कहीं बचत करके हम लोग अपने पैसे को पूंजी बाजार में रख लेंगे। ठीक है? फिर पूंजी बाजार में फार्म भी पैसा रखेगा या फार्म भी यहाँ से जो है वो पैसा लेके जा सकता है। सरकार, सरकार पूंजी बाजार में बचत पैसा लगा भी सकता है या यहाँ से वो ऋण ले भी सकता है। हम लोग जो है वो सरकार के साथ क्या करेंगे, सरकार को हम लोग टैक्स दे सकते हैं और सरकार हम लोगों को कुछ छूट दे सकता है। प्लस विदेशों से व्यापार हम तो नहीं करेंगे, इसीलिए घरेलू सीमा का कोई भी संबंध देखो विदेशी व्यापार से नहीं है। विश्व के साथ लेन-देन या तो फिर फार्म करेगा या तो फिर फार्म आयात या निर्यात करेगा। सरकार सरकार या तो भुगतान शेष से भुगतान प्राप्त करेगा या तो फिर सरकार किसी चीज़ का भुगतान करेगा। फार्म जो है वो फार्म भी सरकार से जो है वो लेन-देन मेरा करेगा। ठीक है? फार्म भी किससे लेन-देन करेगा? सरकार से लेन-देन करेगा। आपके पास अगर इकोनॉमिक्स का बुक है तो एक बार आप उस वहाँ पे इस ड्राइंग को देख लेना और थोड़ा दिमाग में ड्राइंग को बैठाने का कोशिश करना। एक बार प्रैक्टिस करना। हमको लग रहा है कि इस बार शायद 4 क्षेत्रीय मॉडल इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछ दे। शायद 4 क्षेत्रीय मॉडल इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछ दे। ठीक है, चलो 2 और क्वेश्चन है, जल्दी-जल्दी करते हैं। हाँ, बोला जा रहा है क्वेश्चन पे एक व्यापारिक बैंक साख का निर्माण कैसे करता है? उदाहरण सहित समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बैंक का साख नियंत्रण का शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद क्या आता है? संतुलित बजट और असंतुलित बजट। ठीक है, पहले व्यापारिक बैंक का साख नियंत्रण क्या होता है समझना। आज व्यापारिक बैंक का जितना भी मुख्य कार्य है, जैसे जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण देना, वैसे ही साख का सृजन करना व्यापारिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। साख का सृजन करने का मतलब है बैंक क्या करता है ना, पैसों से पैसा बनाता है। पैसों से पैसा बनाता है। हम इसको आप लोग को एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लो कि ये एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर ए। ए है। सपोज कर लो ए को क्या चाहिए? एक बैंक में खाता खुलाना है। और कौन सा बैंक में? सपोज कर लो बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलाना है। ठीक है? तो ये चला गया बैंक ऑफ इंडिया, बोला सर जी हमको खाता खुलवाना है बैंक ऑफ इंडिया आपके पर का अकाउंट आपके बैंक में। ये बोला कि ठीक है, अगर तुमको मेरे यहाँ खाता खुलाना है तो हम तुमको मेरे यहाँ अकाउंट खुलाते समय सपोज कर लो 1000 रुपए डालना होगा। 1000 डाल के खाता खोलेगा तुम। ये बोला ठीक है। तो खाता खोलते समय ये 1000 रुपया बैंक में डाल दिया। अब बैंक में 1000 डाला और 1000 डाल के खाता खोला। अब ये जो 1000 रुपया का खाता खोला, तो क्या बैंक ए जो है वो अगले दिन जाके बैंक से पैसा निकाल लेगा? नहीं। बैंक क्यों बोलता है मिनिमम बैलेंस रखा करो हमेशा? इसलिए बोला जाता है ताकि बैंक के पास पैसा रहे। अब मान लो बैंक के पास ये 1000 है, तो बैंक ये तो जानता है कि अब ये तो 1000 रुपए नहीं निकालेगा। अब बैंक अपने अनुभव के आधार पे क्या करेगा? इस 1000 का मान लो, हम बस एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लो बैंक 10% अपने पास रख लेगा पैसा। यानी 1000 का 10% 100 अपने पास रख लिया और बाकी 900 रुपया बैंक लोन देने के लिए रख लेगा। अब बैंक 900 रुपया का लोन देगा। अब मान लो एक और पर्सन है बी। अब मान लो बी उसी बैंक में यानी बैंक ऑफ इंडिया में पहले से खाता खोला है और बी को लोन का जरूरत है। तो बी बोलेगा बैंक को कि सर जी हमको 900 रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक यही वाला पैसा इसको दे देगा, बोलेगा ठीक है ले लो पैसा। 900 रुपया लोन ले लिया बी। अब जो बी को लोन देगा तो क्या बैंक बी को हाथ में पैसा देगा? नहीं, बैंक हाथ में नहीं देगा, उसके अकाउंट में डाल देगा 900 रुपया। अब फिर बैंक ये सोचेगा कि बी 900 का 900 रुपया लोन तो शायद नहीं निकालेगा। अब बैंक ये करेगा कि इसमें भी सपोज कर लो 10% अपने पास रख लिया, यानी कि 90 रुपया अपने पास रख लेगा। रख लेगा का मतलब उसको ये लगेगा कि 90 रुपया हम बचा के रख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद मान लो कि जो 90% है वो 90% फिर से बैंक किसी दूसरे को लोन देने के लिए लगा देगा पैसा। तो यही होता है हम लोगों का आपका साख का सृजन। बैंक पैसा से पैसा बनाता है। पैसा से पैसा, जैसे बी का पैसा बचा उसको सी को लोन दे दिया, सी का पैसा बचा उसको डी को लोन दे दिया। ऐसे कर करके बैंक पैसा से पैसा बनाता है, जिसको व्यापारिक बैंक का साख का सृजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक बैंक का
साख का सृजन बोला जाता है। देखो, ये रहा व्यापारिक बैंक का साख का सृजन। अब अगर एग्जाम्पल से अगर आपको समझना है तो आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी जो हम एक लेक्चर सुनाए वही लेक्चर को यहाँ लिखा है। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक मुद्रा का केवल लेन देन ही नहीं करती बल्कि साख का निर्माण भी करती है। प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती है, प्राथमिक जमाएं और व्युत्पन्न जमाएं। अब देखो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोन देगा। सपोज कर लो ए बैंक में खाता खोला, 10,000 रुपया बैंक में वो जमा किया, तो बैंक के पास जो पैसा आया वो प्राथमिक जमा है। अब बैंक को ये जरूर लगेगा कि ये पूरा का पूरा पैसा तो अपने पास बे नहीं निकालेगा, तो 10 का 10,000 रुपया बैंक अपने पास नहीं रखेगा। सपोज कर लो 10,000 का 20% अपने पास यानी कि 2,000 अपने पास रखा और 8,000 किसी को उधार देने के लिए रखा। अब मान लो कि ये जो 8,000 जो उसको मिला था, सपोज कर लो ये 8,000 किसी दूसरे के खातों में वो डाल दिया 8,000 मान लो। अब जो 8,000 रुपया डाला है, बैंक ये जानता है कि वो आदमी पूरा का पूरा 8,000 तो नहीं निकालेगा। तो सपोज कर लो बैंक इस 8,000 में से भी 20% यानी 1,600 अपने पास रखा और बाकी 6,400 रुपया का उसको लोन दे दिया। तो इस तरीके से बैंक पैसा से पैसा बनाने का काम करेगा। आप बोलोगे कि सर अगर कोई आदमी बैंक से लोन लेगा तो सर वो तो पूरा पैसा अपना निकाल लेगा, काहे छोड़ेगा बैंक में? तो सर ऐसे में तो बैंक का हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। हाँ, बैंक का हिसाब किताब गड़बड़ाएगा, लेकिन बैंक के पास चूंकि इतना ज्यादा पैसा होता है ना कि अगर कोई आदमी पूरा पैसा निकाल भी ले तो पहले से बैंक के पास इतना ज्यादा पैसा पड़ा होता है कि वो उससे उसका मैनेज कर सकता है। इसलिए इन चीजों का बैंक में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। और पता है, बैंक जो 10,000 रुपया किसी से जमा लेगा उसी 10,000 का लगभग 50,000 का तो बैंक लोने बना के दे देगा। सोचो भाई, 10,000 रुपया ही बैंक के पास था और उस 10,000 में 50,000 रुपया का लोने जमा करके बैंक किसी को दे देगा, लोने दे देगा और इतना ज्यादा इंटरेस्ट कमाएगा बैंक, है ना? इसीलिए बैंक हमेशा बोलता है कि हमेशा जो है वो मिनिमम बैलेंस रखा करो, इसी चीज की वजह से। देखो इसी चीज को यहाँ से समझाया गया है। सपोज कर लो 10,000 रुपया इसके पास जमा हुआ, 10,000 रुपया में से 2,000 बैंक अपने पास रखा, 8,000 लोन दिया। अब ये जो 8,000 लोन दिया, बैंक को ये पता है कि ये 8 का 8,000 नहीं निकालेगा, तो सपोज कर लो 8,000 में से 20% 1,600 रखा। इसके बाद मान लो कि आपका 6,400 लोन दे दिया। अब जो इसको 6,400 लोन दिया उसमें भी बैंक ये जानेगा कि पूरा तो पैसा नहीं निकालेगा। सपोज कर लो 1,280 अपने पास रखा और बाकी 5,100 लोन दे दिया। इसी तरीके का सिस्टम चलता रहेगा। और देखो बैंक के पास जमा कितना रुपया था? एक 10,000 और बताओ लोन देते-देते कितना रुपया पैसा बना लेगा? लगभग 50,000। ये तब तक बनाते जाएगा बैंक जब तक उसका जो प्राथमिक जमा है वो शून्य ना हो जाए। याद रखना, बैंक तब तक लोन देते जाएगा जब तक प्राथमिक जमा का मूल्य क्या ना हो जाए? शून्य ना हो जाए, तब तक वो पैसा देते जाता है। आया समझ में? ठीक है? चलो आगे लास्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्या हो रहा है? लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का था संतुलित बजट और घाटे का बजट ना, यही ना पूछा था? क्या पूछा था? अतिरिक्त बजट ना? एक मिनट भाई क्वेश्चन देखने तो क्या पूछा था? एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 3। ठीक है, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट एकदम अच्छा क्वेश्चन छाट छाट के दे दिया है पूरा। संतुलित तथा असंतुलित बजट की व्याख्या करें। ठीक है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट और असंतुलित बजट क्या होता है? चलो जी सुनो, संतुलित बजट और असंतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट का मतलब सिंपल है कि जब सरकार का आय सरकार के व्यय के बराबर होता है तो उसे संतुलित बजट बोला जाता है। सिंपल याद रखना, जब सरकार की आय और सरकार की व्यय दोनों एक दूसरे की बराबर होती है तो उसे संतुलित बजट बोला जाता है। आर्थिक महामंदी से पहले सभी लोगों को लगता था कि संतुलित बजट सही है, जितना पैसा कमाओ उतना पैसा खर्च कर दो, संतुलित बजट सही है। लेकिन जब आर्थिक महामंदी 1929 में आया तो उस समय लोगों ने यह महसूस किया कि नहीं भाई, संतुलित बजट जो है वो बहुत डेंजर है। असंतुलित बजट और असंतुलित बजट में जो घाटे का बजट है वो बिल्कुल सही है। तो दूसरा जो बजट बना वो बनता है हम लोगों का असंतुलित बजट। असंतुलित बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सरकार का आय और सरकार का व्यय एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। असंतुलित बजट में भी दो बजट, एक होता है
बचत का बजट यानी कि अतिरिक्त बजट यानी सरप्लस बजट, और दूसरा होता है घाटे का बजट। समझ में आया? अब देखो, अतिरिक्त बचत का मतलब क्या होता है, हम डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। अतिरिक्त बचत या बचत का बजट या अतिरिक्त बजट का मतलब है कि सरकार की आय उसके व्यय से अधिक है। तो ये होता है बचत का बजट। और घाटे का बजट क्या होता है? जहां सरकार का व्यय उसके आय से अधिक है। मेरा बात समझ में आ गया? वही चीज को लिखे, देखो अतिरिक्त बजट क्या होता है? जहां सरकार की अनुमानित आय ज्यादा है उसकी अनुमानित व्यय से। आय ज्यादा है, व्यय कम है, तो अतिरिक्त बजट है। ठीक है? इसके बाद आता है हम लोगों का घाटे का बजट। ये रहा घाटे का बजट। ठीक है? तो घाटे का बजट क्या होता है? जहां सरकार की अनुमानित आय उसके अनुमानित व्यय से क्या है? अनुमानित व्यय से कम है। यानी अनुमानित व्यय बहुत ज्यादा है और सरकार के पास आय कम है, तो वो होता है घाटे का बजट। आ गया मेरा बात समझ में? तो बस इतना ही हम लोगों को याद रखना है। संतुलित बजट में सरकार का आय सरकार के व्यय के बराबर है। असंतुलित बजट में आय और व्यय बराबर नहीं है। असंतुलित बजट में 2 बजट आएगा, एक बचत का बजट यानी कि अतिरिक्त बजट, और दूसरा घाटे का बजट। अतिरिक्त बजट का मतलब है कि जहां सरकार का आय उसके व्यय से अधिक है, और घाटे का बजट मतलब जहां सरकार का आय उसके व्यय से कम है। और किसी भी देश में अच्छा, जो विकासशील देश है, उसके लिए घाटे का बजट सही होता है। इसलिए भारत में भी घाटे का बजट ही बनाया जाता है। बस हो गया हम लोगों का सेट नंबर 3। हर एक क्वेश्चन, और ये चूंकि इसमें ग्राफ, क्वेश्चन, टॉपिक बहुत अच्छा-अच्छा था, इसलिए इसको बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगा, इसीलिए इसको समझाने में थोड़ा-सा टाइम लगा। ठीक है? थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक-एक क्वेश्चन समझ गए हैं, तो हमको तो पूरा यकीन है कि यहाँ से कम एक आध क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में दिया हुआ है। ठीक है? ऐसे ही 3 सेट कंप्लीट हो गया, 2 और सेट बचा है, उसको कर देंगे। इसके बाद आप एग्जाम में जाना, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा तो लिखना, नहीं भी अगर पूछेगा तो कुछ भी पूछा, आप इतना ज़्यादा सीख चुके होगे तब तक कि कुछ भी पूछेगा आप अपने से उसको लिख सकते हो, इतना हम आपको काबिल बना देंगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।